नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। दोस्तों, आज हम आ गए हैं स्वर्ण दिवस, जहां पर भीमा कोरेगांव पे युद्ध हुआ था। 205 वर्ष हो चुके हैं और यहां पर हम सब पूरी टीम के साथ और हमारे प्रधानाचार्य हैं और हमारे साथ जितने भी टीम के लोग हैं, ये सब आप देख सकते हैं कि देखने के लिए दूसरा दिन है। यहाँ पर अभी 10-11 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कम से कम लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पे आते हैं लोग। इतना भीड़ होता है और सुबह के समय पे हम आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं फिर भी भीड़ है और 11 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ होगी। और ये 205 साल हो गया और इसमें हम जानना चाहते हैं, कुछ हमारे एक्टिविस्ट हैं, उनको बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी है। 205 वर्ष हो गया, क्या इतिहास था ये सारे बताएं, क्या इसमें क्या इतिहास था? देखिए, सबसे पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको कवरेज कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि हमारे देश में जो है रियासतों का देश था ये, और जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया तो उन रियासतों को जो मतलब उत्तराधिकार विहीन रियासत थी उनको अपने उसमें मिला लेते थे वो, और जो इनकार करता था तो वो युद्ध से मिला लेते थे। शायद यही बात मतलब मैंने कल भी बताई थी। तो यहाँ पर जो शासन था बाजीराव पेशवा द्वितीय का था, ब्राह्मणों का था। जी, चित्पावन ब्राह्मण कहलाते महाराष्ट्र के अंदर। तो बाजीराव द्वितीय पेशवा का शासन था यहाँ, तो उनसे भी यही मतलब बात की गई अंग्रेज़ों ने, लेकिन उन्होंने इनकार किया इस बात के लिए। हाँ, मांग रहे हैं। जी। तो हुआ क्या, यहाँ पर मैं ख़ास पहलू पे वहाँ जाऊँगा कि यहाँ पर इतना अस्पृश्यता थी कि जो दलित वर्ग का व्यक्ति है, जो अछूत जैसा मतलब अछूत कहा जाता है, उन पे इतने अत्याचार होते थे, मतलब इतने प्रतिबंधित उनके गले में मटकी, पीठ में झाड़ू, और वो 9, 10, 11 बजे से पहले घर से निकल नहीं सकते थे। तो ये यहाँ का मतलब शासन व्यवस्था थी। वो लोग जो अपमानित होते हैं वो भी अंदर से बहुत घुले हुए थे। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज़ों की सेना थी, उन्होंने यहाँ पर सबके लिए द्वार खोल दिए थे। तो महार रेजिमेंट, जो मैं कल भी बता रहा था, तो महार रेजिमेंट में 500 महार सैनिक थे, और उधर बाजीराव पेशवा की जो सेना थी तो वो 28,000 की सेना थी। जी। और जो स्टार्टन अंग्रेज था वो लेकर के मतलब 500 सैनिकों के साथ यहाँ आया। पूरे रात भर हमारे जो सैनिक थे, महार सैनिक, पैदल चले और पैदल चल करके सुबह यहाँ आ गए। ये बगल में भीमा नदी बहती है, तो उस एक तट पर जो है बाजीराव द्वितीय पेशवा की 28,000 सैनिक थे, जिसमें घुड़सवार थे, पैदल भी थे, हाथियों पर भी थे, जो भी है जिस तरह से। और ये 500 महार सैनिक पैदल सेना थी महार की। अब जो उसको देख करके अंग्रेज घबरा गया और उसने कहा, सेना को वापसी का आदेश दिया कि भाई हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे, सबकी जान चली जाएगी। लेकिन जो महार सैनिक कुछ करने के लिए यहाँ पर आए थे, हमारे पूर्वज वीर बहादुर, उन्होंने कहा नहीं, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर आप पीछे हटेंगे तो सबसे पहले हम आपको मारेंगे। आज हम तो करने और मरने के लिए आए, क्यों कि हजारों साल की जो मतलब अपमानित वाली बात जो थी, गुलामी जो थी उनके दिमाग में, उनने कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ठीक है। आखिरकार इतना भीषण युद्ध हुआ। करेक्ट 9:30 बजे इसी नदी पर, यहीं बिल्कुल पास में युद्ध शुरू हो गया और शाम को 9 बजे युद्ध समाप्त हो गया। मैं ये कह सकता हूँ इतिहास के अंदर सबसे कम युद्ध था ये। और आखिरकार 28,000 सेना के पैर उखड़ गए, काफ़ी लोग मारे गए, उसमें लहूलुहान हुए। हमारे भी सैनिक 16 से लेकर 19 के बीच में शहीद हुए हैं, और उन सैनिकों के आप नाम यहाँ देख सकते हैं सामने। तो उन अंग्रेज़ों की मतलब यहाँ पर मार सैनिकों की वजह से, हमारे पूर्वजों की, उन वीर योद्धाओं की वजह से अंग्रेज जो सेना थी उसकी विजय हुई। तो उन अंग्रेज़ों ने उन्हीं की मतलब यादगार में ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और ये घटना थी 1 जनवरी सन 1818 की। कल 1 जनवरी गई है, 205 साल इसे गुजर रहा है। देखिए, आपको देखिए वहाँ भी लिखा हुआ है 205वां शौर्य दिवस। तो इस प्रकार से वो सेना हार गई। और यहाँ पर उसी दिन से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब इतिहास पढ़ा, मैं बता रहा था कल के, जब वो निकल रहे थे तो एक पुरानी पुस्तक उनके पल्ले पड़ गई, और उसमें ही उनका जो कुछ है इससे रिलेटेड इतिहास था। तो वो हर साल 1 जनवरी को यहाँ पर बाबा साहब आते थे। जब उनके अनुयायियों को पता लगा तो धीमे अनुयायियों की भीड़ बढ़ने लगी। और जहाँ तक आज मुझे पता लगा है, हम कल से यहाँ आए, हमारा ग्रुप है दिल्ली से आया है, और हम 40-45 आदमी हैं।
सब कुछ खाने पीने का साथ हमारे सामान है। और हमारे साथ में हमारे सेवादास प्रधान जी हैं, ये 18वीं इनकी यात्रा है, लेकिन इधर की पहली यात्रा है। ये यही धर्म का कार्य करते हैं, तो हम तो इनको साधुवाद देते हैं, इनकी लंबी उम्र की भी कामना करते हैं। कम से कम उस समाज को जो अपने मूल इतिहास को भूल चुका है, जो जानता ही नहीं अपने इतिहास को, कम से कम यहाँ आने पर उनको अपने मूल इतिहास से रूबरू होना पड़ता है और अपने इतिहास को वो लोग जानते हैं। तो ये विजय स्तंभ बाबा साहब आते थे 1 जनवरी को, लोग बहुत आने लगे, लेकिन जो विरोधी हैं, धर्म के विद्वेषी हैं, जो यहाँ पर जो मतलब विषमता की व्यवस्था जिन्होंने हज़ारों साल से फैला रखी है, ये बात उनको नहीं पच पाई। और आखिरकार सन आता 2018 की 2018 में जो हुआ वो किसी से देश में छुपा नहीं है। उससे भी हमारे लोगों में उत्साह पैदा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जितनी घटनाएं होंगी और जितना अत्याचार करेंगे उतना ये समाज ऊपर उठेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। देश विदेश के लोग भी जान गए हैं, जी विदेशों तक जान गए हैं। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये प्रकृति का साइंटिफिक नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि इनकलाब आएगा, हर हालत में आएगा, इनकलाब आएगा, घबराने की बात नहीं। सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। आज नहीं तो कल होगा और हमारा कर्म हर हालत में सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। मनुवादी मीडिया में फैलाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर और ये जो कोरेगांव युद्ध हुआ था, इस युद्ध में दलितों ने अंग्रेजों का साथ दिया और देश को गुलाम बनाया था, ऐसा ये उनका भ्रमात्मक है। देखिए, आप ये नहीं देखते हैं, आप जब भी समुद्र के किनारे घूम करके आए हैं तो जितने समुद्रों के तटों पे सब दलित बस्तियां हैं और सारे ईसाई हैं। जो लोग परगणित थे, यानी गणित में जिनकी गिनती नहीं थी, काउंटिंग नहीं थी, वो लोग भारत के किनारों पर बसे हुए थे। वो बेचारे जानते ही नहीं थे कि शासन व्यवस्था क्या होती है। आखिर अंग्रेज यहाँ पर आया और अंग्रेज ने उनको सहूलतें दी, अपनी शिक्षा दी, और शिक्षा दी तो अपना धर्म भी दिया, और आखिरकार वो लोग अपनी उन्नति करते चले गए। इस देश की व्यवस्था ने क्या दिया? हालांकि हम भी देशवासी हैं और हम बड़े देश से बड़ा प्यार करते हैं, समझे, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो समतामूलक व्यवस्था नहीं है। अंग्रेज जब आए उसके बाद से भारत के जो मूल निवासी हैं उनको अधिकार मिलना शुरू हुआ, पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना शुरू हुआ। तो इस चीज़ को टीवी पे क्यों नहीं दिखाया जाता है? उस अलग प्रचार किया जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों का साथ देने वाले दलित हैं, महार है और ये गद्दार हैं, ऐसा आपने अच्छा, आप किसका मुंह पकड़ेंगे? देखिए, ऐसा आपने सुना होगा, टीवी पर सुना होगा। इसका जवाब आज तक किसी के पास है नहीं। इसका आप क्या कहना चाहेंगे? टीवी पे जवाब नहीं दिया है कि नहीं। और ऐसा किताबों में हमने बहुत से सारी किताबों में देखा है कि दलित एक गद्दार है। ओबीसी समाज के लोग खुद सामने आके कहते हैं कि दलित गद्दार है, अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन इसके पीछे की जो रियल कहानी है, जो रियल हिस्ट्री है, वो अलग है। हट जो आप बता रहे हो तो अलग बता रहे हैं कि उनके साथ दिन में चलने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, बच्चे को खाने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं लोगों को? देखिए, जो हम पढ़ते आए हैं वो मूल इतिहास नहीं है, जो हम देखते आए हैं वो मूल इतिहास नहीं है। अब ये समाज मूल इतिहास से रूबरू हो रहा है। जैसे अब ये यात्रा ही ले लीजिए, हमारे लोग अध्ययन नहीं कर सकते मान लीजिए, और अच्छी सभाओं में नहीं जा सकते, कम से कम यहाँ आकर के अपने इतिहास से रूबरू तो हो रहे हैं। तो देखिए, मच्छर का काम है काटने का, ये अपनी उनकी व्यवस्था है, ये हमारी व्यवस्था है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम कोशिश कर रहे हैं अपना, समझे। दलितों ने जो है का अंग्रेजों का साथ दिया, गद्दारी की है। गद्दारी तो मनवादियों ने की है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ही इनको बुलाया था। अंग्रेज अपने आप थोड़ा आए थे। अंग्रेजों को जो परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इन्होंने दी। इसके बाद में जो छुआछूत की आज़ादी मांगी तो इन्होंने नहीं आज़ादी दी, सुई की नोक तक की जगह, हाँ, जगह नहीं दी। तो जब आज़ादी नहीं दी तो हमें तो अपनी आज़ादी चाहिए ना। और देश की बात है, देश में हमारा जो दलित वर्ग है। नहीं तो उस समय पे कौन गुलाम था, कौन आज़ाद था उस समय पे? उस टाइम हम तो गुलाम ही थे, हम तो गुलाम ही थे। और दूसरा ये है कि हमें सेना में भर्ती नहीं किया जाता था, कहीं भी जो पढ़ने का अधिकार नहीं, सेना में भर्ती करने का अधिकार नहीं। तो हमारे तरफ से कैसे जो है का गद्दार कह सकते हैं? गद्दार तो वो थे, गद्दार कहते हैं ना, गद्दारी नहीं, गद्दार तो वो थे जो सेना में भर्ती होते थे और उनकी चमचागिरी करते थे। उसके बाद जो है का लड़ने मरने में के लिए एक जाति विशेष बना दिया कि क्षत्रिय लड़ेगा, ब्राह्मणों को जो है का लेकिन आप शिक्षा का अधिकार होगा। इतिहास में तो बहुत जगह है, आप लोगों ने कहाँ देश के लिए लड़ा है? देश के लिए बहुत लड़ा है।
हमारा इतिहास ही गायब कर दिया, नहीं है। हमारा इतिहास ही गायब कर दिया। अरे जिसकी सत्ता होती है उसका इतिहास होता है, जिसकी सत्ता नहीं होती उसका इतिहास भी खत्म हो जाता है। तो आपका इतिहास कहाँ है अपने देश के अब लिए? धीरे धीरे निकल रहा है। सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक जो है इतिहास है। जहाँ 84 स्तूप बनाए गए वो हमारा इतिहास है। तो ये जो चीज़ है, जो जिस चीज़ को दबा दिया गया, जहाँ भी निकलते हैं बुद्ध निकलते हैं। सम्राट अशोक के टाइम में कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि जो देश पे आक्रमण कर सके, लेकिन इनके टाइम में जैसे ही पुष्यमित्र सिंह ने जो है उसको ब्रदर को मारा, उसके बाद में आगमन हो गया विदेशियों का, और लगातार गुलामी की और लगातार धीरे धीरे गुलाम होता गया। और ये आपस में लड़ते रहे। ये खुद भी राजपूत, जितने भी राजपूत थे, जितने भी शासक थे, वो हजारों की संख्या में बट गए। 650 के करीब जो है रियासतें थी। सौराष्ट्र गुजरात छोटा सा स्टेट था, उसमें सौराष्ट्र मतलब सौराष्ट्र थे। 4-4, 5-5 गांवों के जो है वो थे। तो वो क्या लड़ते? और हमें लड़ने का अधिकार ही नहीं था, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ। कुछ क्षत्रिय समाज के हैं, कहते हैं कि हम देश के लिए जान दिया है, जान देते रहेंगे, और वो सबसे लड़े ज्यादा हैं। वही गद्दार हैं। जब बाबर आया था तो बाबर ने देखा कि यहाँ इनके कैंप में आग लग गई है। देखा दूर से कि कैंप में आग लग गई, जाओ जासूस करके आओ क्या बात हुई है। तो जब उनके जासूस गए तो उन्होंने कहा कि आग नहीं लगी है, ये अलग अलग जातियों के हैं और अलग अलग जो है खाना बनाते हैं शाम को। ये एक दूसरे से दूर रहते हैं, छुआछूत करते हैं। इसलिए जो है बाबर ने सोचा कि इनको हराना बहुत आसान है, क्योंकि जब एक जगह खाना पीना नहीं हो सकता, एक जगह बैठ उठना नहीं हो सकता, तो इनको हराना आसान है। और उसने हराया 18वीं बार। राणा सांगा को बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। और राणा सांगा ने फिर युद्ध किया बाबर से। राणा सांगा कौन था? उसका मेवाड़ का जो राजा था। ब्राह्मण? नहीं, राजपूत था। तो ये तो ब्राह्मण और राजपूत राज्य करता था और ब्राह्मण उसका गाइडेंस करता था। और रोटी बेटी का रिश्ता भी करते थे गद्दार। हाँ, और के मूल्य राजपूत और ब्राह्मण ही रोटी बेटी का रिश्ता करते थे। हमारा तो रिश्ता ही नहीं होता था। और भारत के मूल निवासियों को गद्दार बताते हैं। गद्दार तो इसीलिए बताते हैं ना कि हम अपना आज़ादी मांग रहे हैं भाई। भीमा कोरेगांव की लड़ाई, पहली बात ये सम्मान की लड़ाई है। सम्मान की लड़ाई इसलिए है कि जब हमारे राजा शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज थे। संभाजी महाराज को छल करके मारा गया, और जब उनके बॉडी को उनको काट के फेंका गया, तब उन लोगों ने एक आदेश निकाला कि जो भी इनके बॉडी को हाथ लगाएगा या इनको ये कुछ करेगा, उसको उनको हम तहस नहस कर देंगे। उस समय कोई नहीं आया था। उस समय महार समाज के लोग जो संभाजी महाराज को अपना राजा मानते थे, शिवाजी महाराज को अपना राजा मानते थे, वो लोग सामने आए। उन्होंने अपनी जमीन दी, उन्होंने उनकी बॉडी को इकट्ठा करके बॉडी को जलाया, और उन्होंने उनको सम्मान दिया। और उनको छल कपट से जिन लोगों ने मारा था, जिन पेशवाओं ने छल कपट से मारा था, उन पेशवाओं का बदला 1 जनवरी 1818 के दिन उस लड़ाई में लिया था। सम्मान की लड़ाई थी, क्योंकि उस समय उन्हीं पेशवाओं का जब राज था, उन पेशवाओं ने हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू लगवाया था। जो 2018 में हिंसा फैला था, तो इस तरह का हुआ कि दलित गद्दारी किए थे और भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों को बुलाए थे और उनका साथ दिए थे। इस तरह का पहली बात, हमारी लड़ाई की बात, क्योंकि मीडिया किसका है? अंबानी अडानी का मीडिया है। मीडिया किसका है? पैसों वालों का मीडिया है। और सच छपता कहाँ है साहब? सच छपता कौन है? सच छपता है। आपने देखा होगा देवी झलकारी को पढ़ाया जाता है। कहाँ पढ़ाया जाता है देवी झलकारी? कौन लड़ा था अंग्रेजों से? देवी झलकारी लड़ी थी। कौन से समाज की थी वो? निचले समाज की थी। कितने बता दिए निचले समाज के? जितने लोग जो देवी झलकारी थी, झलकारी बाई जानते हो ना आप? लक्ष्मी बाई के हम शक्ल थी। लेकिन कहीं बताया जाता है झलकारी बाई लड़ी थी? कहाँ है? कोई लेसन में पढ़ाया जाता है?
बाबा साहब को पढ़ाया जाता है, बाबा साहब को लिखा इतना जाता है स्कूलों में कि निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, और उसके बाद चैप्टर क्लोज। किसी ने बाबा साहब को बताया बाबा साहब ने कौन से फॉर्म पे नहीं लिया? बाबा साहब ने कौन सी ऐसी चीज़ है कि जहाँ बाबा साहब ने लिखा नहीं है? कौन सी चीज़ पे नहीं है? अर्थशास्त्र बाबा साहब ने, बाबा साहब ने अपने व्यू किसानों के बारे में दिए हैं, बाबा साहब ने डैम बनाए, कौन बताता है? क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है। आज चाहे हमारे लोग पढ़ रहे हैं, आप जाके देखिए दीक्षा भूमि लोग आते हैं, आप पेपर उठा के देखिए कितने करोड़ की किताबें खरीदी जाती है। दुनिया का कोई भी स्थल ऐसा नहीं है कि जहाँ किताबें खरीदी जाती, केवल बाबा साहब। आप चाहे 6 दिसंबर में चले जाओ, करोड़ों की किताबें बिकती है, किताबें खरीदने वाले लोग हैं ये, और इसलिए लड़ते हैं। लेकिन हमारे पास मीडिया नहीं है। इतिहास निकालने ढूंढने लगे हैं हमारे। पढ़ना ही पड़ेगा, इतिहास पढ़ेंगे तभी तो बताएंगे।